हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम ये चैप्टर करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपने सिलेबस देखा होगा। 10 नंबर का चैप्टर आएगा, यानी सिर्फ यही चैप्टर 10 नंबर का आएगा और मल्टीपल चॉइस में आएगा। तो समझ लो 10 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो पहले तो मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर को समझाऊँगा, फिर इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बनेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जब आपने बुक खोली होगी तो पहली लाइन यही आई होगी कि राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति बेटा 1789 फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 1789। और दिन क्या था, 14 जुलाई 1789 को जब यहाँ के लोगों ने बास्तिल का किला ध्वस्त कर दिया था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस एक कंट्री है। ठीक है, अगला, फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय के लिए लोगों ने सामूहिक भावना एवं श्रमिक पहचान के लिए सामूहिक भावना एवं सामूहिक पहचान के लिए पितृभूमि लै पैट्री आ सकता है ऑप्शन में। किस लिए यूज होता है, पितृभूमि, मातृभूमि, नागरिक। तो लै पैट्री, पितृभूमि, नागरिक, ले सिटिओन जैसे विचारों पर बल दिया और नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जब लोगों में सामूहिक भावना पैदा करनी थी, एकता की भावना पैदा करनी थी बच्चों, तो पितृभूमि, ज़मीन को पितृभूमि कहा गया। जैसे हम बोलते हैं भारत माता, वो पितृभूमि, और हम उसके सिटियन, नागरिक हैं, ये हमारी भूमि है पिता की, हम नागरिक हैं। और एक झंडा, ट्राई कलर, तिरंगा झंडा, ये चूज़ किया गया। तो ये तीनों पॉइंट आ सकता है कि बताइए कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय लोगों ने क्या किया। 3 ऑप्शन होंगे, पितृभूमि, नागरिक, तिरंगा, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखना। किताब में अगर आपको समझ ना आए कुछ भी तो वीडियो देख के तुरंत समझ जाओगे। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक मानसिक दुनिया में परिवर्तन। तो 19वीं शताब्दी, देखो आपको पता 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से 1900 के बीच को बोलते हैं 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक मानसिक दुनिया में, जब एक देश आज़ाद हुआ तो फिर यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना की पहचान के लिए क्या करना पड़ा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ऊपर। तो क्या क्या कदम उठाए बेटा, तो ये 3 कदम उठाए थे। एक तो लै पैट्री, पितृभूमि, ले सिटिओन यानी कि नागरिक के विचार, और नया फ्रांसीसी झंडा। तो ये बेटा 3 मेन पॉइंट हैं जिससे फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब ये मेन पॉइंट है बेटा, इन पर ध्यान देना आप सभी को। एक नया स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। सबसे पहले ये भी आ सकता है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा, स्टेट जनरल। आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा है फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, उसी से आगे है। और नई स्तुतियाँ रची गई, यानी कि भावना के लिए 3 तो मेन है। नई स्तुतियाँ, राष्ट्रगान हो गया, शपथ ली गई, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली यानी कि सेंट्रल प्रणाली व्यवस्थित की गई, यानी कि एक ही राजा होगा, उसके नियम पूरे फ्रांस में माने जाएंगे। आयात निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया गया, जो टैक्स होता था बेटा, क्योंकि लोगों में जब तो भावना है कि हम देश के निवासी, हमें यहाँ पर टैक्स नहीं देना, बेकार काम। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई और फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। तो ये बेटा कुछ कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसके द्वारा क्या किया गया आपको। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे यूरोप में या फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो क्या क्या कदम उठाएगा, ये आपका हेडिंग हो गया, क्या क्या कदम उठाए गए। पहला पॉइंट, पितृभूमि, नागरिक विचार और तिरंगा झंडा। दूसरा, स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया, ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा, नई स्तुतियाँ रची गई, नई चीज़ें, कविताएं हो गई, कहानियाँ हो गई, ये रची गई। चौथा है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। 5वां पॉइंट है
आंतरिक आयात निर्यात पर शुल्क समाप्त किए गए। छठा है भार नाप की एक समान प्रणाली। और सातवां फ्रांसीसी को राष्ट्रभाषा, आम भाषा, जैसे हमारे देश में हिंदी को भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा बना के स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया था, उसी प्रकार फ्रांस में भी आम भाषा बनाई गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे यूरोप में और फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेपोलियन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है बेटा ये। तो नेपोलियन ने फ्रांस में बेटा 1799 से 1815 तक शासन किया। 1799 से 1815 तक शासन किया। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किए। खुद को उसने कहा कि मैं राजदूत हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। एक और आता है, नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई। यह आता है कि नेपोलियन संहिता का समयकाल बताइए, या नागरिक संहिता किस वर्ष पारित की गई। तो 1804 की नागरिक संहिता भी कहते हैं इसे, और नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, और डेट है बेटा 1804। क्या क्या हुआ था इसमें, ये पॉइंट है बेटा, क्या क्या इसने इस नागरिक संहिता में इम्प्रूव किया था। तो नंबर 1, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने अपनी नागरिक संहिता में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, कि भाई अब ये प्रशासनिक विभाजन क्या होता है कि देश के ऐसे हिस्से किए जहाँ पे शासन करना आसान होता है। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा। तो ये इसलिए क्या है कि भाई एक व्यक्ति पूरे देश पे कैसे कामकाज का हिसाब किताब देखेगा। तो प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भूदासत्व यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन किया और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया गया। नेपोलियन ने राजतंत्र स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की, सेंसरशिप लगाई, लोगों को फ्रांस सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। यानी ये इसने फ्रांस को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये सब नए नए नियम बनाए थे बेटा। कौन कौन से? कानून के समक्ष बराबरी पहला पॉइंट, प्रशासनिक विभाजन, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को भूदासत्व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, यातायात संचार प्रणाली में सुधार किया, और राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, यानी खुद ही राजा बन बैठा, राजतंत्र आ गया था एक तरीके से। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त किए। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त किए थे इसने बेटा, ये भी आपको नोट करना है। विशेष अधिकार को समाप्त किए, ये नेपोलियन की संहिता थी। अब अगला टॉपिक है बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप, मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रांस यूरोप का एक देश है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ वो भी आपको बता चुका हूँ कि झंडा, ठीक है, नागरिक और पृष्ठभूमि के इन विचारों से लोगों में एकता की भावना आई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण ये अगला टॉपिक है बच्चों। सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। पहले ये था कि बटा हुआ था, जैसे आपको पता, आपने हिस्ट्री पढ़ी स्टार्टिंग में, तो देश जो आज हम देखते हैं 195 कंट्री हैं वर्ल्ड में, वो पहले नहीं थी इतनी कंट्रीज़, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोप के देशों का हाल है कि भाई जैसे कि इंडिया में भी पहले 14-15 राज्य थे, अब 28 राज्य कैसे हो गए भाई, बटे हुए थे भाई, गुजराती अलग, मराठी अलग, वैसे यहाँ पे फ्रेंच वाले, जर्मन वाले सब अलग अलग थे। उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा, मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि आधी आबादी दूसरी भाषाएं बोलते थे। ग्लासिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा, तो ये हंगरी का उदाहरण है, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोग बहुत वर्गों में बटे थे, बहुत सारी बोलियां और भाषाएं थी, ठीक है। इस चक्कर में इनमें राष्ट्रवाद का निर्माण फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर हुआ। अब आपने टॉपिक पढ़ा होगा कुलीन वर्ग, नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग तो पता है आपको कौन है? सामाजिक और राजनीतिक रूप में भूमि के मालिक, जो भी अमीर लोग हैं। आपने कक्षा 9 में फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, तो सबसे टॉप पे पादरी ने, सेकंड पे कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग वो होते हैं बेटा जो जिन पे ज़मीन का मालिकाना हक हो, जो रईस हो, ठीक है। अगर आ जाए कुलीन वर्ग से आप क्या समझते हैं, या कुलीन वर्ग के बारे में क्या है, तो 4 पॉइंट होंगे, तो आप समझ जाओगे कि सामाजिक राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक, यानी जमींदार, हमारी भाषा में जमींदार, ठीक है, जमींदार थे कुलीन वर्ग, रईस लोग।
आपस में विवाह संबंधों से जुड़ा हुआ था, बोलचाल में फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे, जनसंख्या के दृष्टि से छोटा समूह था, यानी 10% मान लो, लेकिन कब्जा पूरे फ्रांस में कर रखा था। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस बार जो मल्टीपल चॉइस आएगा बेटा, वो ऐसे भी आएगा कि 4 ऑप्शन के बाद कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, पहला या चौथा सही है, या चारों सही है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली हम मल्टीपल चॉइस याद कर लें सर और 10 में 10 नंबर आ जाएं, तो बेटा पॉसिबल नहीं है। हाँ, 6-7 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीप नॉलेज मांगते हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। किसान, अब कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, किसान के बारे में पढ़ लेते हैं। अधिकांश जनसंख्या किसान थी बेटा, मोस्टली पॉपुलेशन किसान की थी। तो कुलीन वर्ग 10% मान लो, ये मान लो आप 70%, ठीक है, 80 हो गया, अब 20 मान लो मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में क्या आता है? मिडिल क्लास, हमारे यहाँ देश में मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मध्यम वर्ग बेटा कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक, जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, फ्रांस में कस्बों का, गांव का और वाणिज्यिक वर्गों मतलब व्यापारियों का विकास हुआ, तो लोग पढ़ने लिखने भी लग गए भाई, स्कूल कॉलेज भी खुल गए। तो शिक्षित और उदारवादी, शिक्षित बेटा और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। तो मध्यम वर्ग में क्या था? शिक्षित और उदारवादी लोग, उदारवादी लोग। उदारवाद का मतलब है व्यक्ति की आज़ादी चाहने वाले लोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? अब उदारवादी मैंने आपको बताया क्या, व्यक्ति की आज़ादी। अगर उदारवादी एक लैटिन भाषा से बना है, किससे ये शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा से, हिंदी में लातीनी बोलते हैं, लातीनी भाषा का शब्द है बेटा ये। ठीक है, इसका मतलब है आज़ादी, ढील देना, और लिबर से लिबरे से इससे बना है। ठीक है बेटा, हिंदी में उदारवादी को इंग्लिश में लिबरलिज्म बोलते हैं। तो लिबरेस आज़ादी होता है, लैटिन भाषा से बना, ये आपको 1 नंबर में आएगा काम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है, व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेष अधिकारों की समाप्ति, ये चाह रहे थे कि निरंकुश शासक का अंत हो और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत हो। कौन? उदारवादी लोग चाह रहे थे। संसद के माध्यम से एक संविधान बनाया जाए और एक प्रतिनिधि सरकार बनाया जाए, यानी कि लोग जो चुने वही लोग बन के सरकार बनाया। तो ये पॉइंट थे उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। एक और पॉइंट है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाह रहे थे बेटा? ये आएगा पॉइंट। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीज़ों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा जो प्रतिबंध थे उनकी समाप्ति, यानी उदारवादों का मतलब था, यानी आर्थिक उदारवाद का तात्पर्य है कि जो आर्थिक क्रियाओं में राज्य के प्रतिबंध से आज़ादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ज्वेलवेरिन, ये आता है बेटा। ज्वेलवेरिन क्या है? एक सीमा शुल्क संघ है। ज्वेलवेरिन एक सीमा शुल्क संघ है, ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त किया। आपको पता है पहले हैम्बर्ग से न्यूबर्ग जाने में आपको 11 टोल नाकों से गुजरना पड़ता था व्यापारियों को। तो इतने में बहुत हर 5%, हर बार 5 से लेकर 10% तक टैक्स देना पड़ता था। और मुद्राओं की संख्या, बहुत सारी मुद्राएं थी, 30 के करीब मुद्राएं थी बेटा। तो मुद्राओं की संख्या को कम करके 2 कर दिया गया और गतिशीलता के लिए नेटवर्क रेल। तो ज्वेलवेरिन आएगा बेटा। ज्वेलवेरिन क्या है? सीमा शुल्क संघ, प्राश्या का सीमा शुल्क संघ, प्राश्या का। ठीक है, ज्वेलवेरिन क्या है बेटा? प्राश्या का सीमा शुल्क संघ, एक संघ है जो टैक्स लेता है, टोल टैक्स लेता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 में क्या हुआ? नेपोलियन हार गया। 1815 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ठीक है, किस किसने मिलकर आया इसको? ब्रिटेन, प्राश्या, ठीक है, ब्रिटेन, प्राश्या और जर्मनी, जापान या इटली, इन देशों ने मिलके इसको हराया। ठीक है, नेपोलियन को हराया बेटा। तो 1815 में नेपोलियन हार गया। वाटरलू में इसकी मृत्यु हो गई। तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। आएगा कि 1815 में क्या क्या घटनाएं घटी? नेपोलियन हार गया। किस युद्ध में हारा था? वाटरलू के युद्ध में हारा था बेटा। और नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से मान लिया गया कि राज्य समाज के स्थापित
संसाधनों को मौजूद बनाने पक्ष में है। तो भाई 1815 में जब तक वो नेपोलियन था उसने राजतंत्र अपनाया था, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई दोबारा से रूढ़िवाद आ गया। कहाँ पे? फ्रांस में। तो जो भी घटना घटती है फ्रांस में पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। इसलिए एक बार ड्यूक मेटरनिक ने कहा था बेटा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये आएगा, किसने कहा ये वर्ड कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है? ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के नाम लिखा हुआ है, चांसलर। ठीक है, वियना की संधि। तो वियना में एक संधि की गई जब नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन द्वारा जीते गए देशों का बंटवारा कैसे करें। तो इसके अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। एक मैंने बताया कि इसी ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ठीक है बच्चों, फ्रांस में बूर्बो राजवंश को बहाल कर दिया गया। 1850 में क्या क्या चेंज आए? बूर्बो राजवंश दोबारा आ गया। फ्रांस की कई सीमाओं पर राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जर्मन परिसंघ कितने देश राज्यों को मिला के बना था? 39 नगरों को मिला के जर्मन महासंघ, याद करना है, 39 महानगरों को मिला के नेपोलियन जर्मन महासंघ बनाया था। तो जर्मन महासंघ को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वियना संधि का? कि नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्र को बहाल करना। जो पहले राजतंत्र ने रूढ़िवादी था उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना, ये मुख्य उद्देश्य था ये वियना की संधि की। ठीक है बेटा, कब हुई थी? 1815 में। याद रखना कब हुई थी? 1815 में, जब नेपोलियन हार गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी। तो वियना कांग्रेस के बाद, वियना कांग्रेस जब एंड हो गई तो राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना शुरू हो गया और स्वतंत्रता की लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो क्रांतिकारी कौन थे बेटा? उदारवादी क्रांतिकारी। कौन थे? उदारवादी क्रांतिकारियों ने वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध। तो आपको पता है फ्रांस कब आज़ाद हुआ एंड में? फिर 1848 में उदारवादी क्रांतिकारियों ने आज़ाद करवाया। किसने? उदारवादी क्रांतिकारियों ने। या ये भी आ सकता है कि उदारवादी क्रांतिकारी कब हुई? 1848 में हुई बेटा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उदारवादी क्रांतिकारी 1848 में हुई, ये नोट करना है। ठीक है, अब जेसुप मैसिनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जेसुप मैसिनी कौन थे? एक इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। इटली के एकीकरण मतलब पता ना, टुकड़ों को मिलाकर एक करना, एकीकरण। ठीक है, तो जेसुप मैसिनी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था। डेट आ सकती है बेटा, कहाँ हुआ था और स्टार्टिंग में किस गुप्त संगठन का सदस्य था ये? कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था ये स्टार्टिंग में बेटा। जेसुप मैसिनी जन्म 1807 में हुआ था। ठीक है, मरसोई में इसने 2 गुट बनाए, पता है, यंग इटली और यंग यूरोप। इसके 2 गुट के नाम आते हैं कि यंग इटली या यंग यूरोप के किसने बनाए? यंग यूरोप और यंग इटली, ये 2 गुट बनाए थे इसने। किसने बनाए थे? जेसुप मैसिनी ने। किसने बनाया? जेसुप मैसिनी ने। ठीक है बेटा, जेसुप मैसिनी का नाम, इसने 2 गुट बनाए। कौन कौन से? यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, याद रखना बच्चों, ये आएगा परीक्षा में, यंग यूरोप। ठीक है, ये यूरोप। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक गणतंत्र के रूप में इटली का एकीकरण। देखो मैंने भी बताया ना, इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। अगर ये भी परीक्षा में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 4 नाम आ जाएंगे, जेसुप मैसिनी एक उनमें से एक होगा, तो आप जेसुप मैसिनी पे टिक लगा दोगे। ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म करके पार्ट 1 खत्म करते हैं। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारियों का युग। तो मैंने अभी बताया कि उदारवादी ने फ्रांस को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848, इसमें क्या क्या हुआ? तो फ्रांस में जुलाई 1823 में बूर्बो राजवंश को फिर से उखाड़ फेंका। देखो 1815 में आया था बूर्बो राजवंश दोबारा से, पहले 1789 क्रांति में उखाड़ फेंका था इसको। उसके बाद 1815 में फिर ये आ गया, कौन? बूर्बो राजवंश। ठीक है, जब नेपोलियन मारा गया था तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। एक संविधान के अनुसार राजतंत्र स्थापित किया गया 1830 में। बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। ठीक है, और 15वीं शताब्दी के बाद ग्रीस से, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था ग्रीस, आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ किया। किसने? ग्रीस ने। ग्रीस को यूनान भी बोलते हैं बेटा,
ठीक है। कुस्तुतुनिया में संधि में 1832 में ग्रीस को स्वतंत्र, यानी यूनानी आपकी बुक में यूनानी वर्ड लिखा होगा, ग्रीस भी कहते हैं इसे, यूनानी भी कहते हैं। तो ग्रीस स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई कब शुरू हुई थी? 1800 लिखा है बेटा 1824 में, सॉरी मैं बता रहा हूँ 1824 में इसकी लड़ाई शुरू हुई। 1824 में ग्रीस ने यानी यूनान ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू कर दी 1824 में, नोट करना है बच्चों आपको। और 1832 में ग्रीस आज़ाद हो गया, ग्रीस स्वतंत्र हो गया। कौन? यूनान। ग्रीस की जगह बेटा आपको यूनान पढ़ना है। कुस्तुतुनिया की संधि ने, यह आएगा कि ग्रीस स्वतंत्र या यूनान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता दी गई? 1832 में। किस संधि के तहत? कुस्तुतुनिया की संधि के तहत। तो कुस्तुतुनिया संधि के तहत ग्रीस को क्या किया गया बेटा? आज़ाद, यानी यूनान को आज़ाद। और आपको पता है ये भी आता है कि किस संधि ने और किस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप में राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दिया? तो लिखेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो गए, यानी उदारवादी क्रांतिकारी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से और ज़्यादा मोटिवेट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ बेटा? फ्रांस में क्रांति 1848 में फिर से हुई। तो एक बार रिकैप कर रहा हूँ चैप्टर को जो मैंने आपको पढ़ाया। तो बेटा देखो, टेंशन मत लेना, चैप्टर मुश्किल ज़रूर लगेगा आपको क्योंकि ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लेकिन मैंने आपको इतने आसान तरीके से नोट्स बना के समझाया तो बहुत आसानी होगी। देखो, पहले राष्ट्रवाद की व्यक्ति 1789 में हुई, लिख लोगे। कैसे हुई? फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद की भावना, जैसे हमारे देश में 15 अगस्त आने वाला तो हम राष्ट्रगान गाएंगे, झंडा फहराएंगे, तो राष्ट्रवाद की भावना आती है। तो ये ट्राइकलर पृष्ठभूमि नागरिक को चुना गया। और क्या क्या तरीके थे? स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रखा गया, नई रचनाएं रची गई, आयात निर्यात पर व्यापार शुल्क समाप्त किया गया। इसके बाद नेपोलियन के बारे में पढ़ा। 1799 से 1815 तक राजा बना नेपोलियन फ्रांस का, ठीक है। और 1804 में उसने नेपोलियन संहिता बनाई बेटा, नए नए रूल बनाए, जन्म से संबंधित विशेष अधिकार को समाप्त किया गया और ये सब कुछ चेंज लाए। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण ऐसे नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि पहले यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हंगरी का उदाहरण देख सकते हैं हम। कुलीन वर्ग जो अमीर होता है, जिनकी संख्या कम है लेकिन ज़मीन पर ज़्यादा हक है इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। नया मध्य वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का। उदारवादी राष्ट्रवाद के मामले क्या थे? कि व्यक्ति को आज़ादी दी जाए, कानून के सामने सब बराबर हो, सबको वोट डालने का अधिकार मिले, निरंकुश शासक को हटाया जाए और पादरी वर्ग को जो अधिकार मिले उनको भी हटाया जाए, संसद के माध्यम से लोगों का चुनाव हो, नेता बने, ये थे। ज्वालविरायन क्या है बेटा? शुल्क संघ है, ये जरूर आएगा, शुल्क संघ ज्वालविरायन प्राशा का 1834 में, डेट भी याद कर लो 1834 में, ठीक है। रूढ़िवाद यानी कि 1815 में जब नेपोलियन हार गए, मृत्यु हो गई, तो रूढ़िवाद का जन्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वियना की संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने करी थी। अभी आप ये चैप्टर समझेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा तो बहुत मज़ा आने वाला आपको, ठीक है। तो जोसेफ मैस्सिनी के बारे में पढ़ा हमने और लास्ट में क्रांतिकारियों का युग पढ़ा बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे NB लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक का जो भी सब्जेक्ट है, इतिहास, SST, वो सब पढ़ाया जाएगा और भी एडिशनल सब्जेक्ट जैसे मैथ भी लेकर आएंगे हम। तो फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।